नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। परसों जो ये राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा गद्दार संसद में यानी लोकसभा में कह रहा है कि ये भारत राष्ट्र ही नहीं है, उसने सीधे सीधे संसद के अंदर भारत राष्ट्र की अस्तित्व को चुनौती दी है। चुनौती नहीं दी है बल्कि भारत राष्ट्र के अस्तित्व को नकारा है। संसद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनके सामने और माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सामने, माननीय गृह मंत्री महोदय के सामने वो सीधे सीधे भारत राष्ट्र के अस्तित्व को नकार रहा है और लोकसभा के सदस्य की क्षमता में। अब देखिए, ये कायरता प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की कायरता जो है इस देश के लिए बहुत ही महंगी पड़ी है, जिसका कि वर्णन भारतीय अवाम ताकत दल ने विस्तार से कई मौकों पर बताया हुआ है। जो 26 जनवरी की पिछले साल जो 2021 में घटना हुई थी वो देश भूला नहीं है। हमारे दिल्ली पुलिस के 5 से अधिक जवानों को जो घायल करवाया गया, वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन और तो और अब इस मौके पर ज़्यादा विस्तार से हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, उस पर आतंकवादियों द्वारा अब उस राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर फहराता हुआ जो हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा है, उसको हटाकर आतंकवादियों द्वारा आतंकी का झंडा वहां पर लगाया गया। राष्ट्रीय दिवस के दिन जो है ये मोदी महोदय की कायरता ने पूरे देश को शर्मसार किया। तो यह देश ने देखा है और उसी दिवस में आतंकवादी हमारे दिल्ली पुलिस के जवान को ट्रैक्टर से, दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान लेने की भी घटना सामने आई थी। और सीए पर जो ये वामपंथियों द्वारा और इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के
झूठ और अफवाह का के द्वारा झूठ और जो है के द्वारा झूठ और अफवाह का शिकार बनाकर हमारे भारतीय भाई बहनों को बरगलाया गया और बरगलाया गया और जो असामाजिक तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, उनसे हिंसा करवाई गई। और देश ने देखा कि हिंसा भी हुई और फिर मोदी महोदय की जो कायरता ने इस देश को जो है दो बार दिल्ली में हिंसाएं हुई और इस हिंसा को भड़काने वाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हिंसा को करवाने वाले उसी जीएनपीसी का जो अवतार है और उसी तरह जैसे ये जो जीएनपीसी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये देश के गद्दार हैं, उसी तरह वो अवतार भी केजरीवाल भी इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है और उसी ने अपने अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन से हिंसा करवाई और कहीं कहीं तो बहुत जघन्य हिंसा भी हुई है। जो आईबी का जो कर्मचारी अधिकारी था अंकित शर्मा, उसको 450 से ऊपर चाकुओं का वार करके उसकी हत्या की गई, उसकी जान ली गई। ये सब वारदातें जो है ये केजरीवाल ने अपने उस जो एजेंट था और जो एजेंट था ताहिर हुसैन के द्वारा करवाया और उसके पहले अमानतुल्ला उसी आम आदमी पार्टी का नेता था, उसके द्वारा करवाया। मोदी जी ने कायरता कर लीजिए या देशद्रोह कर लीजिए, इन मुख्य देशद्रोहियों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बचाया, गद्दार केजरीवाल को भी बचाया और दिखाने के लिए फॉर नेम से सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला को लटका दिया और वही चीज इसको मैंने मीडिया वालों को भी थमा दिया। ये मीडिया वाले भी उतने ही गद्दार हैं। ये सरासर देख रहे हैं कि सीए पर हिंसा भड़काने वाली गद्दार सोनिया गांधी थी, गद्दार राहुल गांधी थे, इत्यादि थे। उन सबों ने भड़काया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और सोनिया गांधी ने तो सरेआम जो है इसी रामलीला मैदान से सरेआम इसने भड़काया था और केजरीवाल ने अपने इन दोनों एजेंटों के द्वारा अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन के द्वारा करवाया था। तो मुख्य अपराधी यही हैं सीए के, लेकिन मोदी महोदय ने इन दोनों मुख्य अपराधियों को बचा करके जो छोटे किरदार थे अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन उसको लटकाया। तो यही गद्दारी है मोदी जी की हमारे देश के खिलाफ। और जब दूसरी बार कृषि कानून के पर जो है यही जीएनपीसी वाले और यही वामदल वाले हमारे पंजाब के जो किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको झूठ और अफवाह का शिकार बनाया, उनको बरगलाया कि ये मोदी सब बेच रहा है, इसने सब कुछ बेच दिया है, रेल हवाई जहाज कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आपकी जमीन भी वह उद्योगपतियों के हाथ में बेच रहा है। तो पूरा झूठ बोल करके उनको भड़काया गया और ये मोदी महोदय जानबूझकर और मोदी महोदय ने जानबूझकर अमरिंदर सरकार को बर्खास्त नहीं किया और पूरा मौका दिया ये देश विरोधी वाम दलों को, देश विरोधी जीएनपीसी को कि वो हमारे पंजाब के किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको बरगलाएं और जो है अमरिंदर सिंह की सरकार को ये मोदी महोदय ने बर्खास्त नहीं किया। कोई भी देशभक्त होता
और इतना इतना बड़ा विप्लव वो आने वाला है, जो उसको जानते हुए वो तुरंत जो है अमरिंदर सिंह की सरकार को बर्खास्त करता, केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्सेस वहां पर तैनात करता। एक भी उपद्रवी तत्व जो है पंजाब से वो हिल नहीं पाते। लेकिन पूरी स्थिति को ये मोदी महोदय ने, देश विरोधी मोदी महोदय ने उसको प्रेसिपिटेट होने दिया, आमंत्रित किया, और वहां से सारे जो है देश विरोधी तत्व जो है वो मैंने किसानों के वेश में आकर के पूरा समूह दिल्ली को घेर लिया, और साल भर तक जो है वो घेरे रहे, और सारी जो रोडों को जाम कर दिया। दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के आसपास के लोगों का जीवन जो नरकी बना दिया, और ये कार्यों की तरह जो है वो छिपे रहे, और बाद में बेड़ बनवाया वो कांटेदार, उसी तरह से जैसे कि यानी मुगलों का जो शासन था, तो वो सिर्फ दिल्ली की रक्षा के लिए जो है वो इस प्रकार, जिस प्रकार वो दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए जो सिर्फ दिल्ली की रक्षा कर रहे थे, तो सिर्फ दिल्ली की रक्षा के लिए वो बेड़ बनवाया। तो ये कायरता की ये वो पराकाष्ठा है, और उसमें और उन्हीं जो देश विरोधी ताकतें थी, देश विरोधी भी थी और आतंकवादियों की ताकतें थी, उसमें किसान बिल्कुल नहीं थे। लेकिन किसान उसके जो है वो शिकार जरूर हुए, मरे उसमें। ये सब मोदी जी ने सब कुछ सिर्फ जीएनपीसी वामदलों को बचाने के लिए वो आमंत्रित किया, और फिर बाद में घुटने टेक करके जो है उन कानूनों को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए वो वापस भी किया। तो कोई भी राष्ट्रभक्त होता, देशभक्त होता, तो इस तरह से जो है पूरी स्थिति जो कि अपनी आवाम के खिलाफ है, दिल्ली के लोग जो है यानी कौन सा मैंने क्या किस नारकी जीवन को इन्होंने सालों साल भोगा है वो देखा होगा। और जो है जिस आवाम ने मोदी महोदय को अपना प्रधानमंत्री बनाया, उसको इन्होंने जो है दो बार सजा दी। एक तो सीए के नाम पर जो इन सबों ने भड़काया और अपने झूठ और अफवाह का शिकार बनाया, हिंसा भड़की, तो उस हिंसा के शिकार हुए हमारे भारतीय भाई बहन। सीए के और कृषि कानून के नाम पर फिर उन्हीं तत्वों ने, उन्हीं देश विरोधी और जो है और आतंकी जो है आतंकवादी तत्वों ने हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन नरकी बनाया। तो अपनी इस आवाम को मोदी महोदय ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का सिला ये दिया कि जब भी उस आवाम को उनकी जरूरत पड़ी तो सहायता करने के बजाय उनका जीवन नरकी बनाया, और उनको हिंसा का शिकार जो है बनने के लिए जो है इन देश विरोधी जो ताकतें हैं जीएनपीसी और वामदल और आतंकवादियों के हवाले छोड़ दिया। ये इनका व्यवहार है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति, अपनी आदरणीय अवाम के प्रति, जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया। तो इनकी कायरता जो है बहुत ही इनकी कायरता की बहुत बड़ी कीमत हमारा देश ये चुका रहा है। और जिस राहुल गांधी को जो ये गद्दारी कर रहा है, उसको जो कि इसको लश्त में नाबूद करना चाहिए। लश्त में नाबूद से मतलब है कि जो इसको मिलने वाले समर्थन से और जिस संसाधनों के बूते पर ये घूम रहा है, टहल रहा है, भले वह जनता के द्वारा चुना गया हो,
और जनता ने चुना है, लेकिन जो देश की व्यवस्थाएं हैं, जो देश का कानून है, जो है उस कानून से ऊपर नहीं है, देश की व्यवस्थाओं से ऊपर नहीं है। वो दिन रात जो है इस देश के खिलाफ जो है बयानबाजी, और हमेशा जो है चीन के साथ खड़ा होता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, देश के साथ गद्दारी करता है। डोकलाम के मुद्दे पर रात के अंधेरे में चोरी छुपे जो है जब और उस दौरान जबकि भारत और चीन के बीच में जो है तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, उस दौरान भी दुश्मन चीन के राजदूत से ये चोरी छुपे रात के अंधेरे में यह गद्दार राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलता है, और आज तक ये मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं कराई कि आखिर जो मिला तो उसने अपने दुश्मन चीन के राजदूत से क्या क्या बातें की, कौन सी संवेदनशील और जो है और भारत के खिलाफ सूचनाओं का आदान प्रदान किया। आज तक मोदी महोदय ने इस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो जांच नहीं करवाई। तो मोदी महोदय की हरकतें जो हैं देश मोदी महोदय की हरकतें के कारण जो है देश भारी कीमत चुका रहा है। इसके बाद तो अच्छा और कुछ गद्दारियां तो इसकी बिल्कुल जनता के सामने है। हमारे सेना अध्यक्ष को यह गद्दार राहुल गांधी सड़क का गुंडा कहलवाता है, और अपने दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। जब हमारी भारतीय सेना आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में बने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब अपनी ही सेना का मनोबल गिराने के लिए, अपनी सेना के इनके शौर्य और पराक्रम का अपमान करने के लिए ये सबूत मांगता है ये गद्दार राहुल गांधी। और इसके बाद हमारी वायुसेना जो है पाकिस्तान के अंदर जब घुस करके बालाकोट में आतंकी ठिकानों को नष्ट करती है, तो फिर ये गद्दार राहुल गांधी अपनी भारतीय सेना या अपनी वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए अपनी भारतीय सेना का मनोबल गिराने के लिए फिर यह सबूत मांगता है, और अपने उसको मणिशंकर अय्यर को वो पाकिस्तान भेजता है, जो है पाकिस्तान सहायता करे कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है, यहाँ की सरकार जो है वो अस्थिर हो, अपदस्थ हो। तो इसके गद्दारी के तमाम तमाम वारदातें इसकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इसने रिश्वत लिया $8 मिलियन का राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। उसको भी मोदी महोदय ने जांच नहीं करवाया कि आखिर जो समझौता किया था तो वो समझौता क्या था। तो मोदी महोदय इतने खतरनाक गद्दार जेएनपीसी का जो ये राहुल गांधी है, किस तरह से गद्दारी करने के लिए सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और जैसा कि वो बताया गया है कि जब कोरोना काल में बाहर जाना बहुत मुश्किल था, हमारे आम भारतीय भाई बहनों के टिकट कैंसिल हो रहे थे, दुबई एयरपोर्ट के तमाम नखरे थे, तमाम उसकी जो है वो एसेंशियलिटीज़ थी और तमाम उसके वो रिक्वायरमेंट्स थे जिसको कि पूरा करना तुरंत जो संभव नहीं था। तो उसी के कारण तमाम
लोग जो है अपना टिकट कैंसिल करा करके मैंने वापस होते थे, उसी दौरान ये मोदी महोदय ने उस गद्दार राहुल गांधी की सहायता के लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को लगाया, और मोदी महोदय के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट का वो इंतजाम किया इस गद्दार राहुल गांधी के लिए कि वो दिल्ली से दुबई, दुबई से कतर, कतर से इटली या मिलान जाने के लिए। तो इस गद्दार राहुल गांधी को हतोत्साहित करने के बजाय, उसको पंख करने के बजाय, ये मोदी जी हर तरह से उसको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और तो सिर्फ बीजेपी के नेता बस कहते भर हैं, और वो भी खास करके चुनावी मौके पर कि इसने देश को लूटा। इनके 8 साल होने जा रहे हैं, वो सारे घोटाले जो कि कम से कम जो है यूपीए के शासन के दौरान सोनिया मनमोहन सरकार जो कि 2004 से लेकर 2014 तक थी, तो तमाम उसके घोटाले, 2G जो है वो 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, और जो है 70-75 हजार करोड़ का घोटाला जो है CWG कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला, और इसी प्रकार जो है आदर्श सोसाइटी का घोटाला, इसरो का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला, 10 लाख करोड़ का जो है ये जो कोल ब्लॉक्स था उसका घोटाला, जिसके लिए यही बीजेपी जो कि उसमें विपक्ष में थी, इसने जो है महीनों संसद को बंद करवाया था। और और उसी जेएनपीसी या सोनिया मनमोहन की सरकार के प्रतिदिन महंगाई से ऊब करके इस देश की जनता ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इनको प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारे जो है जेएनपीसी के खिलाफ घोटाले हैं, सब ये निकल गए। अब जनता के सामने नहीं बता रहे हैं कि भाई क्या आखिर उन घोटालों पर इन्होंने क्या कार्रवाई की। सब घोटाले ये निकल गए। और तब बात हो रही थी कालाधन के विषय में, ये बोल रहे थे कि यानी इतना मैंने इस जेएनपीसी ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि सारा कालाधन आ जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 10-15 लाख तो आ ही जाएगा। और आज की तारीख में जो है जेएनपीसी का जो कालाधन है वो 1200 लाख करोड़ का है। और खुद माँ बेटे सोनिया और राहुल के नाम से 180 लाख करोड़ है। जानिए, और ये सब जो है वो जेएनपीसी के लूटे हुए काले धन जो है जो कि 12 लाख करोड़ या 80 लाख करोड़ इसकी रक्षा कर रहे हैं वो हर तरह से। तो इन गद्दारों को इन गद्दारों और देश के इतने बड़े डकैतों को, लुटेरों को, और उनकी लूट का जो लूट की जो बूटी जो माल है कालाधन के रूप में, और उस कालाधन का अमाउंट भी उस कालाधन का अमाउंट भी आप लोगों ने जान लिया कि वो 1200 लाख करोड़ का है। सिर्फ माँ बेटे के ही नाम से जो है वो 180 लाख करोड़ का है। ये सब उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? ये तो गद्दारी है मोदी जी के द्वारा। तो जिस घोर गद्दार इस देश के राहुल गांधी को जिसकी रक्षा कर रहे थे और गद्दारी करने के लिए
मोदी महोदय जो सारी सहूलियतें दे रहे थे, आज वो लोकसभा सदस्य की क्षमता में लोकसभा के अंदर जो है भारत राष्ट्र के अस्तित्व को ही इसने नकार दिया। और ये कार्यों की तरह ये सुनते रहे, देखते रहे। और जो है लोकसभा अध्यक्ष के सामने तो मेरी दरख्वास्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस बात को स्वतः संज्ञान में लें, सो मोटो कॉग्निजेंस में लें और ये प्रधानमंत्री को आदेश करें कि इसकी जो है सबसे पहले इसकी सदस्यता वो लोकसभा से जो है वो खारिज करें। और इसके बाद इसके साथ ही जो है इस गद्दार राहुल गांधी की नागरिकता भी समाप्त करें। और इसकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वैसे तो भारतीय जनता दल ने कहा कि इसका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसके नाम से उस हिसाब से उसके अनुसार जो है इसका नाम जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज या जीएनपीसी होना चाहिए। तो जीएनपीसी या कांग्रेस की जो चुनाव आयोग से जो मान्यता मिली है वो जो है उस मान्यता को भी जो है वो खारिज करना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये इस तरह का जो और इस शख्स ने आज भारत राष्ट्र के अस्तित्व को नकारा है। इसके हिसाब से जो है वो जो है यानी भारत राष्ट्रीय नहीं है और ये भारत राष्ट्र के अंदर ही ये सारी संस्थाएं हैं। भारत राष्ट्र के अंदर ही जो है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय भी है, संसद भी है और चुनाव आयोग भी है, सब कुछ है। तो पूरे अस्तित्व को इसने नकारा है। तो इनकी नज़रों में सभी जो है वो संस्थाएं और देश जो है वो जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है और वो खतरे में है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये विनती है और विनम्र विनती है कि वो प्रधानमंत्री को आदेश करें कि इस गद्दार राहुल गांधी का जो है वो नागरिकता पहले, इसके बाद जो है वो सदस्यता ये दोनों खारिज हो और इसको पंग इसके जितने भी संसाधन हैं सब जब्त करें, इसके पंग करके देश के बाहर इसको डिपोर्ट कर दें, इसको देश के बाहर निकाल दें, इसको इस गद्दार राहुल गांधी को। और इसी प्रकार जो है वो हमारे जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी ऐसी ही कार्रवाई के लिए जो है ऐसी ही कार्रवाई वो शुरू करें इसकी लोकसभा सदस्यता को खारिज करने के लिए। और आदरणीय हमारा जो चुनाव आयोग है वह कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इन गद्दारों के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। और साथ ही साथ इस गद्दार की सभा में कोई भी भारतीय भाई न जाए। इसकी सभा में कोई भी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसकी सभा में न जाए। और इन चैनलों से भी आग्रह है कि इसका कोई भी वक्तव्य जो है आप अपने चैनल में मत दिखाइए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसकी सभा में मत जाइए, बल्कि हो सके तो इसको 4 लात मारिए इस गद्दार को, ताकि वो पीछे मुड़ के ना देखे और सीधे ये इटली पहुंचे। जरूरत जो है इस बात की।
लेकिन अफसोस अभी भी ये बीजेपी इस इतने खतरनाक गद्दार को जो 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 कि उनके मुंह पर गद्दारी किया बचा रहे। एक तो चैनल वालों ने दिखाया नहीं, ये गद्दारी जो है वो चैनल वाले भी कर रहे हैं, और जो है ये संसदीय कार्य मंत्री हमारे भारत सरकार के प्रहलाद जोशी इतने खतरनाक गद्दार को कंफ्यूज बोल करके फिर उसको बचा रहे। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू वो कह रहे हैं कि इनकी कार्रवाई से जो देश के दुश्मन पाकिस्तान और चीन में पटाखे फूट रहे हैं, तो पटाखे मत फोड़िए, इसकी जो है नागरिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करिए, इसकी लोकसभा सदस्यता को खारिज करने के लिए आवश्यक वो कार्रवाई करिए, और इसके सारे संसाधनों को जब्त करके इसको पंख बना करके देश के बाहर डिपोर्ट करिए, देश के बाहर निकालिए, इसको बहिष्कृत करिए। यह जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की मांग है, मांग है, और भारतीय अवाम ताकत दल की मांग है कि एक पल के लिए भी ये गद्दार जो है अपनी जो है अपने जो भारतवर्ष की जो पावन धरती है, मैंने एक पल के लिए भी वो रहे नहीं, यहाँ पर देश के बाहर हो, तुरंत जो है मैंने भारतीय समाज से भी और भारत की भूमि से भी बहिष्कृत इसको बाहर करने के लिए, बहिष्कृत करने के लिए जो है इंतजाम करें। मोदी जी जो है यदि थोड़ी भी गैरत है इस देश के प्रति और राष्ट्रवाद का जो मुखौटा ओढ़े हुए हैं, थोड़ी भी उसकी गैरत है और थोड़ा भी उसकी थोड़ी भी यदि उसकी वो इज्जत करते हो, तो इस गद्दार को जो जितनी कार्रवाइयाँ अभी बताई गई हैं कि इसकी लोकसभा सदस्यता, नागरिकता और को समाप्त करके इसको भंग करके सारे इसके संसाधनों को जब्त करके तुरंत इसको देश जो है इसको देश के बाहर करें, और पब्लिक और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसके स्वभाव में न जाकर के इसको चार लात मारें हर एक जो है, ताकि वो मुड़ के न देखते हुए वो सीधे जो है वो देश के बाहर हो और इटली पहुंच जाए। ना कभी बर्दाश्त है। संसद में सीधे जो है भारत राष्ट्र के अस्तित्व को ये नकारता है ये गद्दार राहुल गांधी। वो योगी महोदय ने मैंने इनको देखा क्या था, वो कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका तन भारत में है, मन पाकिस्तान में है, उनका इशारा हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर था, वो रहता है, हमेशा रहता है। तो भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कुछ कट्टरवादी और कुछ असामाजिक तत्वों को छोड़कर माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के कुछ असामाजिक कट्टरवादी और यहाँ तक कि देश विरोधी तत्व जो है, जो कि इसी जेएनपीसी के द्वारा और जो कि इसी समाजवादियों के द्वारा और टीएमसी आदि के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। और चुनाव ऐसे मौकों पर जो है चुनाव ऐसे मौकों पर वे इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हीं ताकतों के द्वारा, यानी जेएनपीसी हुआ है और आपके वो समाजवादी पार्टी हुई और जो है टीएमसी हुई, आरजेडी हुई, इनके द्वारा पाले भी जाते हैं और इनके द्वारा इस्तेमाल भी किए जाते हैं
चुनाव आज ऐसे मौकों पर तो सिर्फ उनको छोड़ करके हमारा पूरा जो है वो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है पूर्णतः वो भारत परस्त है, भारत का भक्त है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। वो जो है जो मैंने अपरोक्ष रूप से अब जो निशाना बनाते हैं योगी महोदय कि कुछ लोग जो है जिनका तन भारत में है, जिसका मन पाकिस्तान में है, तो आपकी बताने की आपकी बताने की हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश के जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के जो तबका है पूर्णतः जो है वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और जो है वो भारत परस्त है। और योगी महोदय, और यदि आपको हिम्मत नहीं पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया है, सबसे बड़ा जो तत्व जो कि आप कह रहे थे कि कुछ लोग जो जिनका तन यहाँ पर है और मन भारत में है, वो सबसे बड़ा गद्दार है राहुल गांधी। और यही नहीं, उसका मन भारत में ही नहीं, भारत के जितने भी दुश्मन हैं चीन में बसता है उसका मन, उसका तन तो यहाँ रहता है, तन ही नहीं सारी सुविधा उठाता है यहाँ पर, और यहीं से लूट करके जो काला धन ले गया है उसी के बूते जो है वो ऐश भी करता है, विदेशों में जो घूमता है। तो योगी महोदय जो है भारतीय अवाम ताकत दल आपसे पूछ रहा है कि ये जो राहुल गांधी है, जिसका तन जो है भारत में रहता है, सुविधाएं भी सब उठाता है, सारे संवैधानिक अधिकारों का उपयोग भी करता है और उपभोग भी करता है, उसका मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं चीन में भी रहता है। तो आप बताइए कि उसको आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? कार्रवाई तो दूर, आप हमेशा उसको बचाते रहे, और वही नहीं उसके पूरे खानदान को। और ये भी बोला गया था कि योगी महोदय आप खुद बताइए कि आपका तन तो यहाँ रहता है, आपका मन कहाँ बसता है? देश देखे और हमारे आदरणीय भारतीय अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन भी देखें, अपनी आदरणीय भारतीय अवाम भी देखे कि ये योगी महोदय, इनका तन तो है भारत में, लेकिन इनका मन जो है उस खानदान में बसता है कि जिसका मन जो है वो पाकिस्तान में भी बसता है और जो है वो चीन में भी बसता है। फिर से आप सुन लीजिए कि इस योगी महोदय का तन तो भारत में है, लेकिन मन उस जेएनपीसी खानदान में बसता है जिसका कि तन भारत में है और जिसका मन जो है पाकिस्तान और चीन में बसता है। तो ये है असलियत जो है योगी जी की। तो योगी जी से ही सवाल है कि आप इस जेएनपीसी का राहुल हो, चाहे सोनिया हो, तो प्रियंका हो, जो है इन सबों का तन तो जरूर है, लेकिन इनका मन जो है पाकिस्तान और चीन में बसता है। तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे बताइए? तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इस पर गौर करें कि किस तरह से बीजेपी इन गद्दारों को बचा रही है। इस बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं और जितने प्रवक्ता हैं, इसको न तो ये खुद गद्दार कहते हैं, और ये गद्दार न कहा जाए, गद्दार के रूप में और देश का सबसे खतरनाक गद्दार के रूप में न समझा जाए, न देखा जाए, इसकी भी साजिश करते हैं। पप्पू है तो ये बताएं मोदी जी, ये पप्पू है कि गद्दार है? बीजेपी वाले बताएं कि ये पप्पू है कि गद्दार है? स्पष्ट करें देश के सामने। भारतीय जनता पार्टी की सिखाए पढ़ाए जो तोते आते हैं,
छोटे भैया आते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो तो पप्पू है जो है, उसके पीछे जो है वो यूट्यूब वाले सर जो है क्यों पड़े रहते हैं। जब ये बताया जा रहा है कि भाई वो गद्दार है, आप उसको पप्पू जो है पप्पू कह करके देश के सामने, और पप्पू नहीं, यूट्यूब पर तमाम इस तरह के जोक आप देखेंगे, यूट्यूब पर खास करके या सोशल मीडिया पर, पप्पू बोल करके कि माने उसको मजाक में लीजिए, उसको हंसी में लीजिए और जो आनंद उठाइए, लेकिन उसको देश का गद्दार मत समझिए। ये साजिश ये बीजेपी वालों की है और मोदी सरकार के मंत्रियों की है। तो अब तक तो इसको पप्पू बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, ये जो है कंफ्यूज्ड है, ये नासमझ है, ये माफी मांगे। इतने खतरनाक आदमी को ये सब बोल करके आप क्यों बचा रहे हैं? आप राष्ट्रवाद का मुखौटा वो पहने हुए हैं और देश के गद्दारों को, और इतने खतरनाक गद्दार, अब तो आपने देख लिया कि आपके सामने ही जो है ये गद्दार राहुल गांधी जो है हमारे देश को राष्ट्र के रूप में नकार रहा है। और कहां तक इसे गद्दारी करवाएंगे, यह देश सोच करके जो है उसको यह सोच करके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का दिल बैठा जा रहा है कि इस गद्दार राहुल गांधी से किस सीमा तक आप जो है गद्दारी करवाएंगे, और किस सीमा तक जो गद्दारी करने के लिए इसको सहायता आप देंगे और रक्षा करेंगे आप। सवाल ये है। तो खैर, हम सभी जो माननीय और आदरणीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इसने आपके भी अस्तित्व को नकारा है। जब राष्ट्र के अस्तित्व को नकार दिया तो फिर समझिए राष्ट्र के अधीन ही सारी संस्थाएं हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये विनती है, और दोबारा विनती मैं कर रहा हूं कि ये आवश्यक निर्देश जो है मोदी जी को, भारत सरकार को, और जो है ये जो आदरणीय जो चुनाव आयोग को दें, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी एडवाइस करें कि ये सभी लोग इसकी जो है इस गद्दार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और नागरिकता दोनों खारिज करके, इसको पंग बना करके, इसके सारे संसाधनों को जब्त करके देश के बाहर तुरंत निकालने की व्यवस्था करें, और हमारे देश के लोग इसके किसी भी सभा में, इसके किसी भी मजमा में ना जाएं, और जाना भी पड़े तो इसको 4 लात मारें ताकि ये देश के बाहर भागे और इटली में ही जाकर वो रुके। तो जैसा कि बताया गया है कि देश में गद्दारों की कमी नहीं है। थोड़ा मैं बता दूं, ये ऐतिहासिक अभिशाप है गद्दारों का। जब प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें जो है, और अंग्रेज माने क्या, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसका जो क्लाइव था, तो समझ रहा था कि प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पांव जमा सकती है। उसकी मजबूरी थी कि उसके पास कोई सेना नहीं थी, सेना थी भी तो उसकी संख्या बहुत कम थी। तो उसने जो नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको प्रलोभन दिया क्लाइव ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव ने उसको लालच दिया कि तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, और भी चीजों का प्रलोभन दिया,
यानी और जो है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को इस गद्दार मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे वो जो है आत्मसमर्पण करवाया, सरेंडर करवाया, आत्मसमर्पण करवाया। बताइए, महज 300 सैनिकों के आगे हमारे भारत की जो है 18,000 सेना की का इसने जो है वो गद्दार मीर जाफर जो कि सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, उसने जो है आत्मसमर्पण करवाया। और इसके बाद तो खैर मैंने जो है वो उन 300 सैनिकों के द्वारा जो है 18,000 सैनिक जो बंदी बनाए गए और तमाम किलों में रखे गए वो उसके कलकत्ता के, और उन सैनिकों को भी निर्मम यातनाओं के साथ जो है मारा गया। तो जिसमें सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को गद्दार मीर जाफर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के आगे, क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे जब ये गद्दार मीर जाफर आत्मसमर्पण करवा रहा था, और इस प्रकार जो है नवाब सिराजुद्दौला की रियासत गिर रही थी, ढह रही थी, इसको 1 लाख लोग जो है तमाशा देख रहे थे। अब देखिए उनकी मानसिकता, उनकी नजरों में क्लाइव जो है इस देश का दुश्मन नहीं है, क्लाइव जो है इस देश का गद्दार नहीं है। वो उनकी इच्छा थी कि चूंकि ये मुसलमान है इसलिए इसकी रियासत को क्लाइव के हाथों गिरने दिया जाए। यही तो गद्दारी है। जो मानसिकता जो है क्लाइव को अपना हितैषी मानती है, नवाब और नवाब सिराजुद्दौला जो इसी देश के रियासत का वो नवाब है, उसके विरुद्ध रहती है मानसिकता, और उसके ढह जाने पर जो है वो तमाशा देखती है। वही मानसिकता तो आज भी है कि लोग अंग्रेजों के भक्त हैं, लोग चीन के भक्त हैं, लोग जो है वो पाकिस्तान के भक्त हैं। तो लेकिन वो भक्ति हमारा इस्लाम ये भक्ति हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं, ये है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इसी तरीके और भी हैं। और उसी जेएनपीसी में ये आपका वो ये जो है दिग्विजय सिंह, वो भी है उसमें। और मोदी जी खोज रहे थे ना कि कौन है भाई कि जिसका तन तो भारत में है लेकिन मन पाकिस्तान में है। और भी सुनिए, ये केजरीवाल, और केजरीवाल का योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, हालांकि इसमें ये दोनों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण माने आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो इन सभी का भी तन भारत में है लेकिन मन वो पाकिस्तान में है। गद्दार केजरीवाल ने इन्हीं दो गद्दारों कौन, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इन्हीं के द्वारा जो है कश्मीर पर देश विरोधी बयान दिलवाया। क्या बयान था कि जम्मू कश्मीर पर जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ऐसा बयान वो जो भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू था उसने दिया था। उसने क्यों दिया था? जानते हुए कि उस समय जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की मेजॉरिटी है, कि का बाहुल्य है, बहुलता है। तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में ये खुरापात पल रही थी कि इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में बरगला करके
पाकिस्तान के पक्ष में जन्म संग्रह लाया जा सकता है। यही सोच करके और यही खतरनाक मंसूबा दिमाग में रख करके वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर ये वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। उसके इस तरह के वक्तव्य के पीछे जो है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का यही मंसूबा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, जिनको बरगला करके झूठ और अफवाह का शिकार बना करके जो है पाकिस्तान के पक्ष में जो है जनमत संग्रह लाया जा सकता है। और कौन कश्मीर, जिसका कि भारत में विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था, भारत का अभिन्न अंग हो गया था, उसको साजिश करके उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है इसी मंसूबे से। तो एक जनमत संग्रह की साजिश की और उस जनमत संग्रह में ये था कि कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका है, अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, जिनको बरगला करके झूठ और अफवाह का शिकार बना करके जनमत संग्रह को पाकिस्तान के पक्ष में ला करके उस कश्मीर, कौन सा कश्मीर, जिसका कि अंतिम और पूर्ण रूप से विलय होने के कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो गया था, उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये साजिश किया वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, तो वक्तव्य दिया था। और इसीलिए पाकिस्तान जो है बार बार भारत को याद भी दिलाता है कि आप अपने प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्यों को याद करिए और उनके वादे को पूरा करिए, सम्मान करिए उसका। तो वही गद्दारी भरा जो वक्तव्य था गद्दार जवाहरलाल नेहरू का, उसी को इन सबों ने दोहराया, इन दो गद्दारों ने, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने, कि और जबकि वो बात भारत में दब चुकी थी, वही गद्दारी का भूत जो है इन सबों ने, इन दोनों गद्दारों ने केजरीवाल ने इनसे करवाया जनमत संग्रह वाला। और ये दोनों केजरीवाल ने इन दोनों गद्दारों के जरिए जो है जवाहरलाल नेहरू जो गद्दारी किया था उससे भी आगे बढ़ करके वक्तव्य दिया। क्या वक्तव्य था? ये सब बोले थे ये दोनों गद्दार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कि यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है, और जबकि ये नेहरू के मन में मंशा थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ माने जनता के सामने बिल्कुल बेनकाम ना हो जाए, तो इतनी सी बात वो नहीं बोला कि यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। हालांकि उसकी मंशा तो यही थी, लेकिन वो पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से वह बोल नहीं पाया था। तो जो वो सार्वजनिक रूप से, हालांकि उसकी मंशा थी, हालांकि गद्दार जवाहरलाल नेहरू की मंशा थी, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से जो नहीं बोल पाया था, उसी को इन सबों ने वो सरेआम बोल दिया और कहा कि यदि वो जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो इतने स्तर का ये गद्दार है केजरीवाल, जो कि अपने इन गद्दारों के द्वारा जो है इतना खतरनाक जो है वो गद्दारी करवाया। तो योगी महोदय जान लीजिए कि यही सब तो हैं जिनका कि तन भारत में है, सारी सुविधाएं भारत की उठाते हैं जो है, और यहीं का खाते हैं, और जो है पाकिस्तान का गाते हैं, और जिनका मन जो है पाकिस्तान में बसता है। हमारा सवाल योगी महोदय आपसे यह है कि आप केजरीवाल का
केजरीवाल का और प्रशांत भूषण का, योगेंद्र यादव का आप क्या करेंगे? कौन सी कार्रवाई आप करेंगे या कौन सी कार्रवाई जो है मोदी जी के द्वारा करवाएंगे? यह भी जरा देश को बताइए, बता दीजिए। तो सिर्फ देश में ऐसे तत्व जिनके मन में हमेशा गंदगी भरी रहती है, गंदगी शरीर के अंदर होती है, लेकिन वो बदबू तब करती है, तब फैलती है जब वो शरीर के बाहर आती है, चाहे वो मैला हो चाहे और कोई हो। तो इन समूह के जो माने योगी अकेले नहीं है, योगी अकेले नहीं, तमाम ऐसे तत्व हैं जिनकी गंदगी जो है समय समय पर मौके बेमौके गंदगी बाहर आती रहती है। किसी भी तरीके से योगी महोदय जो है यहाँ तक कि विधायक बनने की पात्रता नहीं रखते हैं, और मुख्यमंत्री तो यानी बहुत दूर की बात। और इनको पता नहीं संविधान का ज्ञान भी नहीं है। ये सरेआम छाती तान के कह रहे हैं कि गर्व से मैं कहता हूं हिंदू हूं, गर्व से मैं कहता हूं मैं ठाकुर हूं। तो योगी महोदय जान लीजिए, इस देश के संविधान ने जब पूरे देशवासियों की संविधान लगने के पहले जितनी भी उनकी पहचान थी, सब पहचान को नष्ट करके, एमलगमेट करके, जो उसने एक ही पहचान दी, वो पहचान है कि हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। और जो ये कहे कि नहीं हम गर्व से मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, गर्व से जो ये कहता है कि गर्व से मैं कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, वह किसी भी संवैधानिक पद की पात्रता वह तुरंत जो है वह खो देता है। तो योगी महोदय इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात और इतनी बेसिक बात आपको पता नहीं है। और उसी तरह से हालांकि वो कल जो है समाचार मिला कि इस असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ। बताइए अब किसने हमला किया, किसका दिमाग था? तो और चुनाव आयोग के शासन प्रशासन के दौरान देखिए ये इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं। चुनाव आयोग का तो अलग रोना है। सिर्फ जो है इसको समझ जाइए कि ये बिल्कुल वो धृतराष्ट्र की तरह है, दिखावा। बाकी जो है वो हिंसाएं भी होंगी, गोलियां भी चलेंगी, और जो है और जातिवाद चलेगा, संप्रदायवाद चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, सब चलेगा इनकी देखरेख में। तो ये सबसे बड़े जो है वो धृतराष्ट्र हैं, ये चुनाव आयोग महोदय। और उन्होंने जो एक अभिशाप थोपा है इस चुनाव का उस दौरान, और वो चुनाव जो कि यानी लोगों की जान, वो चुनाव जो कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जान लेवा है, जान लेने वाला, या दूसरे शब्दों में यानी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला चुनाव जो है इस चुनाव आयोग ने जो है इन प्रदेशों पर थोपा है, देश के ऊपर थोपा है। तो ये सुनने में तो आ रहा है कि शायद तारीख 15 को जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय मतलब कुछ फैसला करे और देश को जो है इस जानलेवा चुनाव से जो है वो चुनाव से निजात दिलाए। और जब कोरोना का जब खतरनाक अवधि जब समाप्त हो जाए, तो उसके बाद वो चुनाव की व्यवस्था के लिए जो है आवश्यक निर्देश और आदेश दे। तो इतनी सी उम्मीद, इतना सा जो है आशा की किरण जो है इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से है। कुछ और देश के खतरनाक गद्दारों की जानकारी साझा कर लें। एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अपने को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो हमारे हिंदू सनातन का वो जो है बहुत यानी रहनुमा है, खैरख्वाह है,
और उसका बहुत रक्षक है, ये दिखाने की कोशिश करता है, दम भरता है वो। और इसी बहाने जो है हमारे देश में नफरत जो है फैलाने के लिए जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर वो निरंतर आधारहीन और बेसलेस जो है आक्रमण वो करता रहता है, सिर्फ नफरत जो है वो फैलाने के लिए, और नफरत फैला करके हमारे भारतीय समाज और देश को कमजोर करने के लिए। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम ये बिल्कुल गौर से समझ ले कि हमारे भारतीय समाज की समरसता और हमारे भारतीय समाज का ताना बाना को कमजोर करने का, यानी हमारे भारतीय समाज की समरसता को यानी समरसता को आघात करके, हमारे भारतीय समाज के ताने बाने पर आघात करके भारतीय समाज को कमजोर कर, भारतीय समाज को और अपने देश को कमजोर करने का एजेंडा या साजिश जो है ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी ही नहीं, वामदलों की है। और वामदल जो है इसी कारण जो है वो चीन से फंडिंग लेकर के, चीन से पैसे लेकर के यही काम और इसी काम में लगे हुए हैं कि भारत में किसी भी तरीके से नफरत फैला करके, भेद विभेद करके भारतीय समाज को और देश को कमजोर करना, ये उनका एक परमानेंट और इन एलाइनेबल यानी जो अविभाज्य उनकी नीति है, परमानेंट उनकी नीति है। वो किस लिए है, ये चीन को अच्छी तरह मालूम है कि भारत पर यानी भारत को वो कमजोर किए बिना या भारत को कब्जे में लिए बिना वह जो है वो यानी वर्ल्ड पावर मतलब के बिना एशिया में अपना दबदबा कायम नहीं, वो एशिया में अपना दबदबा जो है कायम नहीं रख सकता है, ये चीन को मालूम है। और भारत पर कब्जा के लिए वो उसको यह भी मालूम है कि वो भारत से सीधी लड़ाई में कभी भी भारत को जीत नहीं सकता है। जो 62 वाली थी लड़ाई, वह जो है 62 वाली लड़ाई में भारत नहीं हारा है, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हरवाया है। यह देश को जानना चाहिए। और यही नहीं, ये तो हमारे जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत जो श्री अजीत डोभाल के मुंह से ये बात निकली है, और वो बात जो है 100% सही है कि भारत के साथ जितनी भी विदेशी ताकतें ने युद्ध किया है, तो कोई भी ताकत भारत से जीत नहीं पाई है। हम अपनों से हारे हैं, हम अपने गद्दारों से हारे हैं। हालांकि वो गद्दार नहीं बोल पाए, लेकिन नहीं बोल पाए थे अजीत डोभाल जी, लेकिन भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि हम इस देश के अंदर के गद्दारों से ही हारे हैं। और इन गद्दारों की प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति और उनकी मौजूदगी ऐतिहासिक है, काफी जमाने से। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन सारे देश के गद्दारों की पहचान की जाए, पहचान करके उनको एक एक करके जो है देश के बाहर। तो चीन जानता है कि वो भारत के साथ सीधी लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकता।
तो वो तो उसके लिए एक ही तरीका वो अपना है, भारत को कमजोर करना। तो भारत के अंदर जो गद्दार हैं उन्हीं को पैसे दे करके, उन्हीं को फंड दे करके, सबसे बड़ा गद्दार कौन है? ये वाम दल। तो वाम दल जो है चीन के पैसे पर भारत को कमजोर करने का उनका एक जो है माने परमानेंट एक एजेंडा है, और उसी एजेंडे को चला रहे हैं। ये उनका मुख्य एजेंडा है, चुनाव लड़ना, और जो है वो क्या कहते हैं कि जो कर्मचारी संगठन है, मजदूर संगठन है, किसानों का संगठन है, किसान मजदूरों का संगठन है, इनमें उपस्थिति दर्ज करके और उसमें जो है राजनीति करके और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना पैर जमा करके जो है इसी एजेंडे को चलाते हैं, भारत को अंदर से कमजोर करने का। तो और उसी में एक सातिराना ढंग से माने ये बात निकल के आ रही है कि वाम दल वाले जो है कम से कम जो है वो अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मैंने यानी वो उनको वामपंथी जो विचारधारा है और या उसकी साजिश कर लीजिए, उसमें शामिल करके यदि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहनों पर आक्रमण करके, नफरत फैला करके यदि वो इस तरह से करते हैं तो लोगों का वाम दल पर नहीं जाएगा, वो लोगों का ध्यान वो वाम दल पर नहीं जाएगा, वो जाएगा वो हिंदू सनातन पर। यानी मतलब ऐसा करने से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से या कम्युनिस्टों के ऊपर जो है वो शक नहीं करेंगे, वो हमारे हिंदू सनातन यानी भारतीय भाई बहनों पर ही शक करेंगे। जो गतिविधि ये करता है पुष्पेंद्र जो है वो कुलश्रेष्ठ, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है एक बदला हुआ अनभेष बदला हुआ ये कट्टर जो है ये वामपंथी है, और वामपंथी एजेंडे को चीन के पैसे पर भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए जो है, भारत अंदर से कमजोर करने के लिए जो है देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर बराबर वो आक्रमण जो है वो करता रहता है। तो इसको ठीक से इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से इसको पहचाने और ठीक से पहचानने का मतलब यह है कि यह वस्तुतः वास्तविक रूप से यह वामपंथी यानी वामपंथी एजेंट है और हिंदू रक्षकों के वेश में, हिंदू सनातन रक्षकों के वेश में इस हकीकत को, इस सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन सभी अपनी आदरणीय भारतीय आवाम उसको ठीक से पहचाने, ताकि ऐसा करने पर जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वामपंथियों पर शक नहीं करेंगे और जो है और हिंदू सनातन पर ही वो शक करेंगे और इससे जो है आपसी नफरत जो है बहुत तेजी से फैलेगी। तो ये भेष बदला हुआ जो है ये वामपंथी एजेंट है और उसके नमूने जरा कुछ वो कुछ सुन लीजिए। जो गद्दार नेहरू है और इसकी मैंने भारत के खिलाफ उसी गद्दारियों की अनेक जो है लंबी फहरिस्तें हैं। ये देश को अब मालूम पड़ रहा है, लोग जान भी रहे हैं। तो चाहे भारत का विभाजन हुआ, चाहे नेहरू ने जो अपने देश का जो है वो अक्साई चीन जो है जो वो दे दिया, चीन को दे दिया 42,000 वर्ग मील, तिब्बत दे दिया उसको अपने दुश्मन चीन को, जो है नेपाल जो कि मिलना चाह रहा था भारत में मिलने नहीं दिया। और आज नेपाल होता, तिब्बत होता तो भारत की स्थिति क्या होती? कभी हिम्मत करता है चीन आक्रमण करने की, वो करने की।
तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत जो कि भारत में मिलना चाह रहा था, उसको चीन के, अपने दुश्मन चीन के हवाले कर दिया। नेपाल जो है चीन की विस्तारवादी और चीन की नरसंहारी विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर के वो नेपाल भारत में मिलना चाह रहा था, उसको नहीं मिलने दिया। भूटान भी मिलना चाह रहा था, वो भी नहीं मिलने दिया। सिक्किम तो खैर वो जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मिल गया, तो उसका ये सब एनपीसी वाले तमगा लूटते हैं। बर्मा की भी स्थिति वही थी। तो ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार नेहरू की गद्दारियों की अनेक जो है लंबी फहरिस्तें हैं। तो उसका भी जब संबोधन आता है, जब उसका वाक्य जब उसका संदर्भ आता है, तो ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष उसको बोलता है विजनरी प्राइम मिनिस्टर बोलता है। इसी से आप पहचानिए। और नेहरू नेहरू की गद्दारी हुआ, इंदिरा गांधी की गद्दारी हुआ, इन पर एक शब्द नहीं बोलता है। और उसके बाद जितने अच्छा और जो राजीव गांधी की भी वो गद्दारी पर नहीं बोलेगा। इसके बाद जितनी भी गद्दारियां जेएनपीसी ने की हैं, सब गद्दारियों को सोनिया गांधी को ऊपर घेर करके, हालांकि वो गद्दार तो खैर है ही, यानी सारा पाप जो है सिर्फ जो है सोनिया के ऊपर करके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू की गद्दारियों को छुपाने की वो साजिश करता रहता है। तो बहुत हमारे शातिर किस्म का ये गद्दार है। और इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो और दूसरे मोरारजी देसाई जो थे, इतने बड़े देशभक्त, जिन्होंने महंगाई को काबू ही नहीं किया। वो अकेले एक ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जिन्होंने महंगाई को काबू नहीं किया बल्कि कम किया। और शराबबंदी जो कि इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, जब तक रहे पूरे देश में वो लागू किए। आतंकवाद व या अलगाववाद जो कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर उनका बिल्कुल स्पष्ट मत था। और वो सार्वजनिक रूप से बोला करते थे कि यह देश भारत है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिस किसी भी तत्व का यहाँ के लोगों में और यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में, यही बोले थे कि जिस किसी भी तत्व का यहाँ के लोगों में, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के संविधान में तनिक भी कम उसका विश्वास हो, तुरंत वह देश को छोड़ दे। कल्पना करें कि यदि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कंटिन्यू करते आज होते, तो न तो जो है कश्मीर में जो है आतंकवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, और कोई भी नहीं कर पाता। बोलते हैं ना कश्मीरी वाले कि हम तो कश्मीरी, हम इंडियन नहीं है। और कोई भी आतंकवाद की समस्या और नक्सली आतंकवादी हुआ या जो पूर्वोत्तर भारत में जो आतंकवाद है हर एक स्टेट में, तो कश्मीर में वो आतंकवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या, सारी समस्याओं का वो निदान है एक दृढ़ जो है विचार, राजभक्त वाला विचार कि यह देश भारत है और भारत में सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जिस किसी भी तत्व का यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दे। इस तरह के दृढ़ विचार की आवश्यकता और इस तरह के दृढ़ विचार की प्रधानमंत्री के द्वारा सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देने की आवश्यकता है। तो उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष जो है वो गद्दार बोलता है। तो इसीलिए इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेष को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से इसको पहचाने और हर वक्त ये भाईचारा का, गंगा जमुनी तहजीब का, द्वाबी जो है तहजीब या एकता का हर वक्त ये मजाक उड़ाता है।
तो बहुत खतरनाक किस्म का एक गद्दार है इस देश का। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसके मजमे में न जाए, और उसके झांसे में न आए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।